और अगर ऐसा होता है कि एक ही फैमिली किसी कंट्री को डेकेड से रूल कर रही हो तो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स अपने आप को भगवान समझने लगते हैं एंड दैट्स वेयर द मिस्टेक्स हैपेंस बिकॉज व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज़ वेल यूटिलाइज्ड but when power is centralized it can create disaster and that's where election in democracy is really important. सही पॉलिसी मेकर्स चुनेंगे तो सही पॉलिसीज बनेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पब्लिक ग्रो करेगी एंड डेफिनेटली अगर पब्लिक ग्रो करेगी तभी वो कंट्री ग्रो कर सकती है। आज श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक खुशहाल देश इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है और ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक सड़कों पर है और देश बर्बाद होने की कगार पर खड़ा हुआ है। क्या श्रीलंका चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का शिकार हुआ? ऐसे क्या हालात हुए कि उनके पास आज कागज़ खरीदने तक के पैसे नहीं हैं ताकि वहाँ के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकें? तो आज बात करेंगे ऐसे 5 मेन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से श्रीलंका बदहाली के रास्ते पर पहुँच गया है। पहला रीज़न है विदेशी कर्ज। 3 साल पहले जहां श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व 7.5 बिलियन डॉलर्स थे, वहीं पिछले साल नवंबर में गिर के उनके फॉरेन रिजर्व 1.58 बिलियन डॉलर्स हो गए। श्रीलंका के ऊपर सिर्फ चीन का कर्ज नहीं है, श्रीलंका के ऊपर चीन समेत भारत, जापान और कई कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व का भारी कर्ज है। कोई भी कंट्री या IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी भी कंट्री को ऐसे ही कर्ज नहीं देता। कर्ज के साथ साथ उनको चुकाना होता है इंटरेस्ट। फॉरेन रिजर्व की कमी के कारण श्रीलंका अपने इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट तक नहीं चुका पा रहा है। श्रीलंका फूड प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, मेडिसिन सब इंपोर्ट करता है, बट फॉरेन रिजर्व की कमी के कारण वो इन सब नेसेसरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वहाँ भूखमरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। कंट्री के हालत इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ के लोग 8 से 10 घंटा बिना इलेक्ट्रिसिटी को रहने को मजबूर हैं। श्रीलंका में जो डिजास्टर है उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19 पैंडेमिक। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को अगर मेजर करना होता है तो वहाँ की GDP को मेजर किया जाता है। श्रीलंका का जो GDP है वो मोस्टली डिपेंड करता है वहाँ के टूरिज्म पे। श्रीलंका की GDP में 10% कंट्रीब्यूशन है वहाँ के टूरिज्म का, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते श्रीलंका का जो टूरिज्म है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। कोविड पैंडेमिक के चलते वहाँ के फॉरेन रिजर्व में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपकी एक दुकान है लेकिन वो दुकान 1 साल तक नहीं खुली है तो आपकी इनकम हो जाएगी 0। बस यही हाल श्रीलंका का भी हुआ। श्रीलंका के डिजास्टर का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगाना। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व वैसे ही कम हो रहे थे और इसी बीच श्रीलंका के पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स की गलत पॉलिसीज और गलत लॉज ने कंट्री को और भी डुबो दिया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने लास्ट ईयर एग्रीकल्चर में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि वहाँ पर कोई भी केमिकल फार्मिंग नहीं होगी, वहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, यानी नो केमिकल फर्टिलाइजर। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बहुत फर्क होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई भी पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे रन नहीं किया गया और सीधे ये पॉलिसीज वहाँ के फार्मर्स पे थोप दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ के एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और श्रीलंका को अपने फूड प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना पड़ा, यानी इससे फॉरेन रिजर्व और ज़्यादा खाली हुए। श्रीलंका के डिजास्टर का चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ के टैक्स में कटौती। 2019 में न्यूली इलेक्टेड राजपक्षे गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों की एक्सपेंडिचर पावर को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को 30% तक रिड्यूस किया। नतीजा ये हुआ कि इसे सरकार के ट्रेजर को काफ़ी भारी नुकसान हुआ एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ देयर डिजास्टर। अपने कम होते हुए फॉरेन रिजर्व के बावजूद भी वहाँ के लीडर्स ने लोगों को फ्रीबीज यानी फ्री फैसिलिटीज अवेलेबल कराई, विच इज ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ श्रीलंका's डिजास्टर। हमारी कंट्री में भी ये डिबेट चल रहा है कि विच आर द सर्विसेज विच शुड बी गिवन एज अ फ्रीबीज एंड विच आर द सर्विसेज विच शुड बी गिवन एज अ पेड सर्विस ओनली। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि एजुकेशन इज द ओनली सर्विस विच हैज टू बी गिवन एज अ फ्रीली। Apart from that, all the services should be given as a paid option to the citizens of the country and to the politicians of the country as well. श्रीलंका डिजास्टर का 5वां सबसे बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी फ्रॉम श्रीलंका। रूस और यूक्रेन से काफी बड़ी तादाद में श्रीलंका में टूरिस्ट आते हैं। रूबल इज रशियाज करेंसी और रशिया और श्रीलंका में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भी रूबल में ही होता है। वॉर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की गिरती कीमत और वॉर के बाद रूस और यूक्रेन की ओर से चाय के घटते इंपोर्ट ने वहां की इकोनॉमी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नाउ व्हाट इज द इंडिया स्टैंड ऑन श्रीलंका सिचुएशन? नाउ श्रीलंका इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर इंडिया फॉर द हेल्प टू गेट आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इंडिया इज ऑल्सो विलिंग टू हेल्प श्रीलंका फॉर $1 billion on the credit line. Now Sri Lanka is a complete victim of China's loan trap policy
जहां चाइना का एक सीधा सा पॉलिसी होता है कि पहले कंट्रीज को लोन दो और जब कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाती है तो वहां की जमीन और वहां की रिसोर्सेज पर ऑफिशियली कब्जा करो. Now you must be wondering that why India is willing to give $1 billion loan help to Sri Lanka. So this is also part of geographical politics of any country. रूस यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा रीजन था कि अमेरिका यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर नाटो की सेनाओं का बेस बनाना चाहता था और यूक्रेन गवर्नमेंट भी इसके लिए पूरी तरीके से सहमत थी. लेकिन रशिया ये नहीं चाहता था कि रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर नाटो की सेनाओं का बेस बने, क्योंकि रशिया और यूएस में वॉर होता है तो नाटो की सेनाओं का हमेशा रशिया पर अपर हैंड रहेगा. इसलिए इंडिया भी नहीं चाहता कि इंडिया श्रीलंका बॉर्डर पर चाइना का कोई बेस बने, क्योंकि अगर चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया श्रीलंका बॉर्डर पर बढ़ता है तो चाइना विल ऑलवेज बी हैविंग एन अपर हैंड विच इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट. डायनेस्टी पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ श्रीलंकाज डिजास्टर, जहां राजपक्षे फैमिली इज रूलिंग श्रीलंका फॉर लास्ट 4 डेकेड्स. ये प्रॉब्लम किसी भी कंट्री के साथ हो सकती है अगर सिर्फ एक ही फैमिली कई डेकेड्स तक किसी भी कंट्री को रूल कर रही हो तो. वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब राजपक्षी फैमिली से आते हैं. और अगर ऐसा होता है कि एक ही फैमिली किसी कंट्री को डेकेड से रूल कर रही हो तो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स अपने आप को भगवान समझने लगते हैं. एंड दैट्स वेयर द मिस्टेक्स हैपेंस, बिकॉज व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज वेल यूटिलाइज्ड, बट व्हेन पावर इज सेंट्रलाइज्ड इट कैन क्रिएट डिजास्टर. एंड दैट्स वेयर इलेक्शन इन डेमोक्रेसी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. सही पॉलिसी मेकर्स चुनेंगे तो सही पॉलिसीज बनेगी, सही पॉलिसीज बनेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पब्लिक ग्रो करेगी. एंड डेफिनेटली अगर पब्लिक ग्रो करेगी तभी वो कंट्री ग्रो कर सकती है. सो चूज योर पॉलिसी मेकर्स एंड लॉ मेकर्स वेरी वाइजली. दे आर नॉट गॉड, दे आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड फॉर दैट दे आर बीइंग पेड वेरी हैवीली एंड दैट टू फ्रॉम योर पॉकेट. ऑल राइट, सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग. खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. दिस इज पवन साइनिंग ऑफ.